एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपने पढ़ रखा होगा वर्क के बारे में। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब आपने वर्क पढ़ा था। वर्क इज नथिंग, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो हम वर्क को क्या कैसे लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो तो आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को एनहांस करना है। यहां पर जो वर्क हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका फिजिक्स से वर्क से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, या आपके पापा काम कर रहे हैं लैपटॉप पे और वो बैठे बैठे क्या बोलते हैं, मैं काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क। बट फिजिक्स में वर्क का मतलब कुछ अलग ही होता है, ठीक है? तो हम एक एक चीज देखेंगे, हर पहलू पे फोकस करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। अब ध्यान से देखिए दो चीज कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन मुझे वर्क मिल रहा है, राइट? अभी वर्क क्या है? ये स्केलर है। वर्क क्या है? स्केलर। मतलब जब हम फोर्स लगाते हैं तो मुझे डायरेक्शन देनी पड़ती है, जब मैं डिस्प्लेसमेंट करता हूं तब भी मुझे डायरेक्शन देनी पड़ती है। लेकिन जब वर्क करता हूं, राइट, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आपने रोटी खाई, आपको मिली 6 जूल एनर्जी। अब 6 जूल एनर्जी में पूछूंगा किस डायरेक्शन में मिली, सो इट डजंट मेक सेंस, राइट? ऐसा नहीं बोल सकते देखो मेरा पेट बड़ा हो गया तो 6 जूल एनर्जी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि हम जब स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमें कोई लेना देना होता ही नहीं है, ठीक है? चलिए, अब हमने दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलता है? स्केलर। इसका मतलब हो ना हो ये हमें यहां पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही करना है। तो बेसिकली जो वर्क का फॉर्मूला आता है वो आता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? अब यहां पर जो चीज आपको नोट करनी है बच्चों वो ये कि पहली बात तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल एंड दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है ये मैटर करता है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है आगे टाइम पे। ध्यान से देखना। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में, एक चीज एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब मैं दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है? दीस टू आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड दिस कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल, ठीक है? जब भी इंक्लूडेड एंगल निकालना हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जब भी इंक्लूडेड एंगल निकालना हो, गो एंड स्टैंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सी वेयर द रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। आपको रेज आपसे दूर जाती हुई दिखना चाहिए, तभी एंगल को इंक्लूडेड एंगल बोलना, अदरवाइज मत बोल देना वरना हो जाएगी गड़बड़, ठीक है? चलिए ध्यान से। तो हमें क्या हम करते हैं, मुझे पता है देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर दैट यू कैन रिजॉल्व वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, राइट? Those two mutually perpendicular directions need not to be x and y only. It can be any two random mutually perpendicular directions, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, एक डायरेक्शन लेता हूँ along the a vector और दूसरी डायरेक्शन लेता हूँ perpendicular to a vector। ये दो डायरेक्शन होंगी, एक इधर एक इधर, ठीक है? आपका रिजोल्यूशन आता होगा। बेसिकली ये b है, ये थीटा है, तो अगर b वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ये होता b cos थीटा। हमेशा याद रखना जो कंपोनेंट थीटा के पास होता है वो कौन सा? cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, तो ये होगा बी साइन थीटा। क्लियर? चलो अब एक काम करता हूं, सेम वेक्टर को मैं यहां ड्रॉ करता हूं ऐसे और ऐसे। ये बनाया मैंने बी वेक्टर, ये बनाया मैंने ए वेक्टर। अभी मैंने क्या किया था? अभी मैंने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया था, ठीक है? मैं अब
ए वेक्टर को सॉल्व कर दो। तो एक काम करते हैं, इसको अपन बना देते हैं बी, इसको बना दो ए, ठीक, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। ऊपर वाला बी, नीचे वाला है। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे मैं रिजॉल्व करूंगा ए वेक्टर को। यू नो दैट यू कैन रिजॉल्व एनी टू वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर को, एनी वेक्टर सॉरी, यू कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बनाऊंगा अलोंग द बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, दो लाइन पे रिजॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये मेरा हो जाएगा एक कंपोनेंट, और ये जाएगा एक कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस कंपोनेंट विल बी a cos थीटा एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी a sin थीटा। समझ में आया मैंने क्या किया, इस a वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, एक यहां पे और एक यहां पे। सिमिलरली ये b वेक्टर को मैंने क्या रिजॉल्व किया था, इसको रिजॉल्व किया था एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। सो आई एम टेकिंग वन डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर, ठीक है। अब देखो बेसिकली सिग्निफिकेंस, पूरी चीज इतनी मेहनत करने का अर्थ क्या निकला। यहां पे जब भी मैं a डॉट बी लिखता हूं, ध्यान से देखना, a डॉट बी, तो a डॉट बी क्या होता है, एंड वेक्टर का a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। डायरेक्शन तो आती ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन लेस है, स्केल क्वांटिटी। क्या मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं उसको a इनटू b cos थीटा, और आई कैन राइट दिस एज a cos थीटा इनटू b। बोलो कोई दिक्कत? आई होप यहां तक सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अब ध्यान से देखना, आने वाला है क्रक्स, ब्रह्मास्त्र, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। और ये ब्रह्मास्त्र यूज करके मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसे। ध्यान से देखना। चलिए, जब भी मैं दो प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो यहां पे देखो a इंटू बी कॉस थीटा, मतलब a इंटू बी कॉस थीटा, समझ रहे? मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, क्या है, वेस्ट है। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर टेकिंग dot product of two vector quantities, only those two components are multiplied which are along same direction। आया समझ में? इसका मतलब देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं इसको लिखूं a cos थीटा इनटू b, ध्यान से देखो, ये a था, ये वाला, ये हुआ a cos थीटा, a sin थीटा, मतलब ये वाला कंपोनेंट वेस्ट हो गया मेरा, ये वाला कंपोनेंट a sin थीटा था ना, कैसे, ये वाला कंपोनेंट a sin थीटा है, तो ये भी a sin थीटा है, तो ये a sin थीटा। अब ये वाला a sin थीटा बेसिकली वेस्ट है, कोई काम का नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर ये a sin थीटा वेस्ट है मेरे लिए, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, a cos थीटा इनटू b, a cos थीटा इनटू b। हियर आल्सो वी आर मल्टीप्लाइंग ओनली दोस टू कंपोनेंट्स व्हिच आर अलोंग सेम डायरेक्शन। जो सेम डायरेक्शन में है, बस उन दो को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको देता हूं दो तीन प्रॉब्लम, उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि जो भी मैंने आपको सिखाया वो एकदम आपके गले तक उतरा, और गले से उतर के थोड़ा और अंदर चला गया। ध्यान से देखना। मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 जूल का, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। मान लीजिए इधर से इधर तक कितने मीटर, 10 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से, इसका वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जाएगा फोर्स 10 इनटू 10, कितना आ गया, 100, ठीक है। बेसिकली मोर प्रिसाइजली हमको क्या लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा क्या, एंगल। अब मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और वर्क डन, सॉरी फोर्स भी इधर है। अगर फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है ना, 10 न्यूटन का फोर्स, सो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है और फोर्स भी इधर हो रहा है। अभी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 कितना होता है 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने 10 into 10 दैट इज 100 जूल। मेरा आंसर आ गया कितना, 100 जूल, ठीक है। तो आपको एक चीज और पता पड़ेगी कि जो वर्क डन होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर, और न्यूटन इनटू मीटर को हम बोलते हैं जूल। न्यूटन इनटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ब, और ऐसा यूनिट होती है जूल। So 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से दूसरा कॉन्सेप्ट। यहां पर मैंने ये किया कि एक बॉडी ली, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया कुछ 10√2 का, ठीक है, और ये पॉइंट डिस्प्लेस हो गया इधर, इसको रख दिया मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस थी, ये पॉइंट डिस्प्लेस हो गया यहां पे 5 मीटर, ये बॉडी इधर आ गई ऐसे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये कुछ एंगल गिवन होगा, मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक।
ये एंगल 45 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 45 135। ओके ना, अब एक बात बताओ मेरे को, जब मैं वर्क डन लिखता हूं तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा लिखता हूं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा लिखता हूं, राइट? चलिए, फोर्स कितना है? फोर्स है 10√2। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 5। थीटा कितना है? थीटा क्या cos 135 लेंगे या cos 45 लेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लगेगा इंक्लूडेड एंगल का। हमें पता होना चाहिए कि इंक्लूडेड एंगल क्या होते हैं। मैंने बताया आपको कि go and stand at the point of intersection of two vectors and see where the rays are going away from you. So when you stand here at ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, और ये मेरा फोर्स है, ठीक है? अब यहां पे खड़े हो जाओ, तो खड़े होकर आपको दिख रहा है कि ये रे तो आपके पास आ रही है, ये दूर जा रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए? बोथ रे, दोनों रे हमसे कहां जानी चाहिए? दूर। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं इधर, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, मतलब अब ये फोर्स इधर जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट से दोनों रेज दूर जा रही है। अगर दोनों रेज दूर जा रही है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये 45 है तो ये 45 होगा। मेरा आंसर आएगा cos 45। cos 45 1/√2 होता है, मेरा आंसर आएगा 50 जूल। आया समझ में? एंगल कैसे निकालते हैं? अगर आप cos 135 ले लेते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाता, जो कि गलत होता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्यों ना मैं इसको दूसरी अप्रोच से कर दूं, क्यों ना मैं इसको दूसरी अप्रोच से कर दूं। मुझे पता है कि अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूं या फिर फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूं, बात बराबर ही होती है। इसका मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, सो टेक द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इफ यू नो द फोर्स देन टेक द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोनों सेम बात है, ठीक है? ध्यान से देखो, यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, कितना? 5 मीटर का। 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब अगर मैं फोर्स का वो वाला कंपोनेंट ले लूं जो टुवर्ड्स राइट में है, तो मेरा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं ध्यान से। तो यहां पर मैंने ले लिया वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स तो पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट 5 है। अभी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है? व्हिच इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये है मेरा 10√2। 10√2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा, एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 10√2 cos 45, याद है? तो इसका आंसर होगा 10√2 cos 45। cos 45 के लिए कितनी? 1/√2, दैट इज 10 × 5, मेरा आ गया 50 जूल। तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर आएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज वर्क के बारे में। हमने देखा है वर्क डन इज नथिंग, इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये होता है Fs cos थीटा, ठीक है? मुझे पता है फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरे पास एक स्पॉन्ज है या रबर है, रबर बॉडी है, उसके ऊपर मैंने यहां से इसको फिक्स कर दिया इधर से, ठीक? यहां से फिक्स कर दिया और यहां से फिक्स कर दिया, दोनों अलग अलग केस ले रहा हूं, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखो बच्चों, वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है, ठीक है? वर्क डन कैन बी जीरो, पहली कंडीशन या तो फोर्स जीरो, अगर मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तो क्या का वर्क डन। दूसरी चीज, या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, बॉडी हिल ही नहीं रही हो, ठीक है? या तीसरा पॉइंट, अगर एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया हो, ठीक है? इन तीनों केसेस में या इन तीनों में से कोई भी एक केस आ गया तो बेसिकली यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से देखना, हमने क्या लिया? ये रबर बॉडी ली है, ठीक है? अगर ये मैंने रबर माना है तो मैं क्या करता हूं, अब इसके ऊपर फोर्स लगा, ध्यान से देखना, ठीक है? स्पॉन्ज मान लो एकदम लाइट सा है ना, या रबर मान लीजिए, मैंने एक बार यहां पे फोर्स लगा ऐसा और एक बार ऐसे फोर्स लगा इधर, ठीक? दोनों ही केस में ये जमीन से बॉडी हिली नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है? तो ये बॉडी क्या होगा? बेसिकली ये बॉडी कुछ ऐसी होगी, ये बॉडी ऐसी होगी, कुछ स्पॉन्ज था दब गया, और ये वाली बॉडी कैसे हो जाएगी? ये मान लो थोड़ा सा ऐसे हल्की से टिल्ट हो गई, ऐसे ऐसे होगी, ऐसे हो, ठीक?
अब मान लीजिए इन दोनों केसेस में बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या? बॉडी हिलेगी क्या? बॉडी नहीं हिली, ठीक है, क्योंकि बॉडी नीचे से मैंने क्या फिक्स करके रखी है। बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या जीरो है कि नहीं है बॉडी का? अगर आपको लगता है ऐसा तो ये बताओ कि इसका वर्क डन जीरो आएगा या नहीं आएगा? दोनों केसेस में वर्क डन जीरो आएगा या नहीं? तो करेक्ट आंसर है वर्क डन जीरो नहीं होगा बच्चों। मैंने क्या बताया था आपको? अपन ने अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूं, अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया तो मेरा वर्क डन हो गया, खेल खत्म। दोनों पॉइंट पे, यहां पे मैंने फोर्स लगाया, ये अंदर घुस गया, हाँ, और यहां पे मैंने फोर्स लगाया तो ये भी थोड़ा सा अंदर चला गया। तो आपको दिख रहा है कि यार दोनों केस में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो तो डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब वर्क डन हुआ है 100%, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट अगर डी हुआ है तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी हुआ है, ध्यान से देखना, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। हम एंगल कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, एंगल निकालने के लिए मुझे पता है ये फोर्स है, ये ब्लैक वाला फोर्स है। It means I want the displacement in the direction of the force, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यार अगर ये एंगल मैंने थीटा माना तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहां से ऐसा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, ध्यान से देखना, मैं बता के बता रहा हूं आपको, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर, ठीक है, इस लाइन पर। तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए सिर्फ अलोंग द फोर्स। सो दिस इज डी, दिस इज थीटा, द कंपोनेंट व्हिच इज क्लोज टू थीटा विल बी डी cos थीटा, तो ये जाएगा मेरा डी cos थीटा, और ये जाएगा मेरा डी sin थीटा। तो मेरा इस केस में आ गया आंसर f into d cos थीटा। क्लियर? तो दोनों केस में वर्क डन हो रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो रहा है। क्लियर? चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे बच्चों वर्क डन के बारे में, दैट द वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। वर्क डन क्या पे डिपेंड करता है बच्चों? फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब फ्रेम, बेसिकली फ्रेम हम न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। हम एक्सीलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम, मतलब सब कुछ हम सूडो फोर्स की कंडीशन, ये सब कुछ हम न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहां पर वर्क डन जितना भी होता है, जितने भी फोर्स होते हैं, सबका वर्क डन देखेंगे हम। और एक चीज ध्यान रखना है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम, फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, अगर वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो मैं ग्राउंड फ्रेम के लिए अभी आपको एक कुछ पॉइंट समझा देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। मान लीजिए एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का कुछ मास m है विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक। अब यहां पर तीन आदमी मिलके इसको धक्का रहे, धक्का, दम लगा लगा रे धक्का रे, दम लगा, ठीक है। दो ही, तीसरा ऊपर आएगा, शक्तिमान हाथ तो नीचे ना, फोर्स तो नीचे लगाएगा, तो ये फोर्स नीचे लगा रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखा है ये नॉर्मल ग्राउंड, स्मूथ ग्राउंड पे कोई बॉडी पड़ी हुई है और ये वाला जो आदमी है ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है और ये नीचे लगा रहा है, ठीक। चलिए मैं मान लेता हूं कि बॉडी डिस्प्लेस हो गई, यहां से डिस्प्लेस होती होती यहां आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक। तो जो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहा हूं मैं कर रहा हूं डी क्या किया मैंने? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया कि बॉडी डिस्प्लेस हो गई होगी डी। ध्यान से देखो, अब हमने तीन तरह के वर्क डन डिफाइन कर रखे हैं। एक को बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड को बोलते हैं हम नेगेटिव वर्क डन, और थर्ड है हमारा जीरो वर्क डन, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट डी है ना। अब ध्यान से
ये मैं नाम देता हूं, ये मैन ए है, ये मैन बी है, ये मैन सी है, ठीक है। अभी मैन ए की तरफ फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स राइट और डिस्प्लेसमेंट किधर आ रहा है टुवर्ड्स राइट। तो जब भी हम वर्क डन लिखते हैं बेसिकली वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, तो ये 0 से 90 में कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, थीटा क्या, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अगर 90 से छोटा है तो वर्क डन होगा हमेशा पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है, तो इस केस में आप 0 को कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे 180 को कंसीडर कर सकते हो। इस केस में जो वर्क डन होता है बच्चों वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये मैन फोर्स इधर लगा रहा है, बी फोर्स इधर लगा रहा है, बी फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो राइट में हो रहा है, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया मतलब ये वाला केस मतलब वर्क डन बाय मैन बी विल बी नेगेटिव। तीसरा केस होता है कि यार आदमी मेहनत तो कर रहा है लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा लिखा है वहां पे वर्क डन बाय कूली इज 0। जो आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो बेचारा आपका सामान उठाता है, मेहनत करता है, उसको सामान उठाने के बाद जैसे वो ट्रेन से या तो बोर्ड करता है या डी बोर्ड करता है तो आप उसको पैसे देते हो किस चीज की, क्योंकि उसने काम की, मेहनत की है। लेकिन फिजिक्स बोलता है कि भाई साहब ने कोई मेहनत ही नहीं की है। क्यों मेहनत नहीं की है, देखते हैं रीजन उसका। तीसरा केस हमारा है वर्क डन 0। वर्क डन 0 मतलब अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया तो फिजिक्स बोलता है कि हम इसको वर्क नहीं मानते। इसका मतलब अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये बेचारा आदमी कोई वर्क नहीं कर रहा, तो वर्क डन बाय मैन सी इज 0, ठीक है। तो वर्क डन 0 कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो हमारा वर्क डन 0 कहलाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब आप देख सकते हैं इस बॉडी के ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 तो करेक्ट आंसर इस क्यों, क्योंकि एक लग रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल और दूसरा लग रहा होगा mg, ठीक है। टोटल 5 फोर्स लग रहे हैं। फोर्स ड्यू टू मैन A towards right, force due to man B towards left, force due to man C in the downward direction, normal in the upward direction and gravity in the downward direction। अब आपको दिख रहा है कि यार जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब द फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन इन तीनों के कारण कोई भी वर्क नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब द डिस्प्लेसमेंट इज इन द x डायरेक्शन एंड द फोर्स इज अराउंड y डायरेक्शन। तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूं तो भी 0 आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स लगा दूं तब भी 0 आएगा। इन दोनों केसेस में हमारा वर्क डन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर। अभी तक हमने जो सीखा उसी के ऊपर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको मैं ग्राउंड तक ला रहा हूं 3 डिफरेंट पाथ से, ऐसे 3 डिफरेंट पाथ बना दी, ठीक। इनिशियल पॉइंट सबका सेम है, फाइनल पॉइंट सबके अलग अलग हैं। ये A पॉइंट मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, D मान लीजिए। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग है और आपको शायद मजा भी आएगा। मैं पूछ रहा हूं कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है आपको तीनों केसेस में। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी, ये हाइट मान लेता हूं मैं h, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आसान है। हमें पता है कि ग्रेविटी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो वर्क डन होता है इन पाथ A टू B क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अभी फोर्स कितना लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दिस डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक h, लेकिन कितना -h। आपको पता है क्यों, क्योंकि फोर्स भी नेगेटिव है, यहां भी माइनस लगाओ, यहां भी माइनस लगाओ, और cos थीटा दोनों के बीच में एंगल कितना है cos 0 डिग्री। तो मेरा आंसर आ गया mgh, है ना। तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि यार फोर्स आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, mgh आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं फोर्स को नेगेटिव नहीं भी लेता, तब भी मैं ये लगा सकता था डायरेक्ट कि mg into h into cos, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। क्या बिल्कुल सही बात है।
ये भी नीचे, ये भी नीचे, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात। अब देखो हम निकालेंगे वर्क डन। अब हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। तो वर्क डन जैसे ए टू सी निकाला, ध्यान से देखो, तो ये फोर्स लग रहा है नीचे mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, मान लीजिए z मान लिया मैंने, ठीक। अब हमें पता है बेसिक सी चीज कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। थीटा क्या होगा? ये वाला एंगल बिटवीन देम, इसको थीटा 1 बोल देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं थीटा लिया तो ये थीटा 1 हो जाएगा। अब देखो cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा होता है, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना है h, हाइपोटेन्यूज कितना है z, तो ये जाएगा mg into z into h by z। तो z से z कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? mgh। अभी भी आंसर मेरा mgh ही आ रहा है। इसका मतलब एक चीज दिमाग की घंटी जलाओ और एक चीज बताओ कि यार मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है, बट आई हैव टू टेक दैट डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली। मतलब मुझे तो सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट से काम है जो फोर्स के डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्ट mgh पहले भी लिख सकता था। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे थर्ड केस में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, पाथ मेरा ऐसा रैंडम, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा कुछ ये, मान लीजिए s डैश, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, ये हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है, उसके बाद भी फोर्स इस डायरेक्शन में। वी वांट टू टेक द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओनली। इसका मतलब इसका आंसर भी ए डी का आंसर भी आएगा mgh। तीनों केस में आंसर सेम होंगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्या चीज समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं आपके समक्ष। हम लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे मैंने एक बॉल को ऐसे स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया, ठीक। मान लीजिए बॉल फिक्स है, बॉल मूव नहीं कर रहा है। ये जो बाउल है, ठीक है, ये जो कंटेनर जो भी दिख रहा है आपको ये चीज, ठीक है, कंटेनर मान लो, और ये बॉल है जिसके ऊपर रोल होती है इससे, ठीक है। अगर मैं स्मूथ सरफेस लेता हूं तो फिर इसको बोलूंगा स्लाइड करती रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉडी ऐसे ऐसे नहीं होगी, अभी बॉडी सिर्फ स्लाइड होगी ऐसे, ठीक है। तो अगर इस बॉडी को मैं ब्लॉक बनाऊंगा तो शायद आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं होगा। स्मूथ सरफेस है तो रोलिंग पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा? बॉडी से स्लाइड होती रहेगी, ऐसे ऐसे स्लाइड होगी, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्क डन निकालो, ये रेडियस r मान लो, ये रेडियस r मान लो, पॉइंट P से पॉइंट Q तक वर्क डन फ्रॉम P टू Q निकालो, क्या कर पाओगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, ठीक। ध्यान से देखिए, ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? इधर mg। ग्रेविटी फोर्स कितना लगा? mg। डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ? यहां से यहां तक। अब मुझे पता अगर ये r है, ये r है, इसका मतलब ये 45 डिग्री, इसका मतलब ये r√2 है, करेक्ट। चलिए, तो बेसिकली हमें फिर वही चीज, एक तो सिंपल मेथड लगाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लगा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या सिर्फ r के बराबर ही है, तो मैं क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं mgr। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है, करेक्ट। चलिए, और अगर नहीं तो हम बेसिक फॉर्मूले से आते हैं। बेसिक फॉर्मूले से जाएंगे तो क्या आएगा? बेसिक फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स कितना हो रहा है? mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? r√2, है ना, क्योंकि हम डिस्टेंस नहीं लेते बच्चों, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, अपन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो जाएगा r√2 इनटू थीटा। अब कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ध्यान से देखो, ये एंगल नीचे की तरफ है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो ये वाला एंगल लेंगे 10 थीटा। ऑल्दो हमारी किस्मत अच्छी है कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो आंसर आएगा cos 45। cos 45 1/√2 कैंसिल, मेरा आंसर आएगा mgr। बच्चों आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आई, क्रिस्टल क्लियर हो गए हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर करेंगे खत्म सेशन। चलिए लेते हैं अब एक और प्रॉब्लम जो आपको विजुअलाइजेशन के एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। यहां पर मैंने एक सिस्टम लिया है, मान लीजिए पेंडुलम जैसा सिस्टम है, एक बॉब लटका रखा है मैंने, और इस बॉब को मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है। मैं थ्रू आउट द मोशन फोर्स इधर लगाऊंगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये बॉडी यहां से यहां आ गई, अभी फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन मैंने थ्रू आउट मोशन चेंज नहीं की है। अब मुझे बताओ बच्चों, टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे जब बॉडी
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ये पॉइंट ए बोल देता हूं, ये बी बोलता हूं, टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है mg और एक लग रहा है F। सिमिलरली यहां पे लग रहा है टेंशन T और ये mg, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 3 फोर्स लग रहे हैं। बच्चों तीनों के वर्क डन बता दो, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय फोर्स F। चलिए इस प्रॉब्लम को बेहद आसान करने का काम मेरा है, तो मैं वही करूंगा। ध्यान से देखिए, बेसिकली अगर मैं सारे फोर्स अभी मिटा देता हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से हो, ये बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट बॉडी का यहां से यहां तक हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ऑल्दो मुझे पता है बॉडी ऐसे जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट से होगा, ठीक। चलिए इसका मतलब अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, सो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। या फिर मैं इजी बनाने की कोशिश करूं, अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, यहां से यहां तक एक्स से मतलब है, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं। क्लियर? चलिए देखिए, तो यह एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां पे, तो आपको दिखेगा कि यार ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से देखना, इजी है, बिल्कुल इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं। ये एंगल अगर थीटा है और मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, ये मैंने mg नीचे बना रखा है फोर्स, राइट। अब मैं इसको एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, ठीक। चलिए अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये लेंथ L है, ठीक है, ये लेंथ यहां से आते पेंडुलम की लेंथ है, ये जो इनिशियल लेंथ L थी ये भी लेंथ L है ना। अगर ये लेंथ L है तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की लेंथ ये थीटा है, तो ये L cos थीटा होगा। या मैं ये बोलूं ये L है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी? L cos थीटा। अगर ये L cos थीटा है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? L sin थीटा। मतलब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? L sin थीटा। क्लियर? ये चीज समझ में कैसे? देखो ध्यान से फिर से एक बार, ये हाइपोटेन्यूस है मेरा PQ, ये हाइपोटेन्यूस है, ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया यहां से, तो ये लेंथ L है, ये थीटा है, तो ये L cos थीटा और ये L sin थीटा। सिंपल। क्लियर? चलिए, तो मेरा वर्क डन बाय फोर्स अगर डायरेक्ट लगाता हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन। अभी देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में L sin थीटा, तो मेरा आंसर आ गया L sin थीटा। खेल खत्म, खेल खत्म बच्चों, खेल खत्म, सिंपल बात। अब देखो वर्क डन बाय mg निकालते हैं। वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? वाई डायरेक्शन में तो हो रहा है लेकिन ऊपर हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये है। टोटल लेंथ L, ये यहां से तक L और ये लेंथ L cos थीटा, तो ये लिख दो L minus L cos थीटा। लेकिन mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, इसलिए मैं लिखता हूं फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L minus L cos थीटा, और इन दोनों में एंगल कितना? 180 डिग्री। थीटा का cos 180 डिग्री, दैट इज mgl 1 minus cos थीटा का नेगेटिव साइन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, बस खेल खत्म। यहां पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि फोर्स तो ग्रेविटी के नीचे था और डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी का वाई डायरेक्शन में ऊपर था। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें निकालना है वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज इंपॉर्टेंट, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। टेंशन क्या लगता है बच्चों? हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ठीक, चलिए अगर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है तो मान लीजिए मेरा हाथ स्ट्रिंग है और ये पेंडुलम है। ठीक है, अब आप देखो मैंने मान लो इसको यहां रखा और ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो देखा जिस डायरेक्शन में पेन पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पेन पॉइंट कर रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है? ये बॉब ऐसे मूव करेगा, यहां से यहां तक ऐसे, ये मूव कर रहा है ऐसे, याद है ऐसे मूव करता है। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो आप ध्यान से एक चीज देखो कि यार हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन या वेलोसिटी और टेंशन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये स्ट्रिंग के हमेशा 90 आएगा। अगर मैं यहां लूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर 90 डिग्री।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहां लूं तो डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन इधर। तो हमेशा थ्रू द मोशन जैसे जैसे मेरा पोजीशन चेंज होती आ रही है, वैसे वैसे मेरा टेंशन भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते आ रहा है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल ही है, तो वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। यहां से आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, दैट द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी सेंटर की तरफ लगता है, आपने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है एनएलएम में, सेंट्रीपिटल क्या होता है, इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑलवेज 0। क्लियर? Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।